हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। किसी भी देश में और खास तौर पे किसी भी लोकतांत्रिक देश में मानव अधिकारों का संरक्षण सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और आमतौर पे यह माना जाता है कि भाई लोकतांत्रिक देश और गैर लोकतांत्रिक देश का फर्क ही ये होता है कि लोकतांत्रिक देश में जो सरकार होती है, शासन प्रशासन होता है, यह मानव अधिकारों के संरक्षण की, उनको बचाकर रखने की गारंटी लेता है। भारत में आप देखेंगे तो हमारे यहां भी मानव अधिकारों की रक्षा का एक इलैबोरेट इंतजाम है, पूरी एक व्यवस्थित प्रक्रिया बनी हुई है जिसके तहत हम मानव अधिकारों को बचाने का प्रयास करते हैं, मानव अधिकारों का संरक्षण की कोशिश करते हैं। भारत में अगर आप देखेंगे तो मानव अधिकारों को हमने संवैधानिक तौर पे मान्यता नहीं दी है, लेकिन मानव अधिकारों से मिलते जुलते ही अधिकार जो है हमने संविधान के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकारों के तौर पर दिए भी हैं। ये बात तो आप सभी जानते हैं। और मानव अधिकारों की रोजमर्रा की सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है और राज्यों में कई सारे, अधिकांश राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग भी हैं। लेकिन उसके बाद भी भारत का मानव अधिकारों की सुरक्षा का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो दुनिया के देशों को इंप्रेस नहीं कर पा रहा है। और इसके कारण एक संस्थान जो कि एक वैश्विक अलायंस है दुनिया भर के मानव अधिकार संगठनों का, वो भारत के मानव अधिकार आयोग की रेटिंग को लगातार टालता जा रहा है, जिससे भारत की छवि को गहरा नुकसान पहुंच रहा है। और मानव अधिकारों के संरक्षक के तौर पर जो भारत अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, प्रस्तावित करता है, वो छवि धूमिल हो रही है। यह मामला क्या है यह मैं आपको बताता हूं अगले 5 मिनट में, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई कल 17 मई है, आज 16 मई है, तो कल सुबह 8 बजे से हमारा P2I बैच शुरू हो जाएगा, यह याद रखिए। तो इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्री और मेंस दोनों के, मेंस के क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन मिलेगा, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, 18 प्रिंटेड किताबें मिलेंगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम अपने सेंटर बुलाएंगे, आपका रहना खाना पढ़ना सब इसी फीस के अंदर शामिल होगा। तो AJ लाइव कोड लगाइए और इस बैच से तुरंत जुड़ जाइए। कल सुबह 8 बजे से बैच शुरू है, तो कृपया देरी मत कीजिए, ठीक है। चलिए अब अपनी चर्चा को जल्दी से हम लोग प्रारंभ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यह मामला क्या है। देखिए, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि देश जो होते हैं कई बार क्या करते हैं, मानव अधिकार आयोग जैसी संस्थाएं, ऐसे संगठन तो बना लेते हैं, यह बात तो सही है कि, लेकिन यह बात भी समझिए कि यार मानव अधिकार आयोग जैसा संगठन तो क्या पता पुतिन के रूस ने भी बना रखा हो, क्या पता ऐसा संगठन तो जो है नॉर्थ कोरिया ने भी बना रखा हो, जहां पर आपको पता है कि तानाशाही शासन है, सरकार के खिलाफ बोलने वाले को जेल में डाल दिया जाता है, मार दिया जाता है। लेकिन पुतिन ने भी क्या पता कोई मानव अधिकार आयोग बना रखा हो, उसका एक अपना खास आदमी अध्यक्ष बना दिया, तो उसके पास कोई स्वतंत्रता, स्वायत्तता है नहीं। तो केवल मानव अधिकार आयोग को बनाना काफी नहीं है, लेकिन यह आयोग कैसे फंक्शन कर रहा है, यह आयोग जो है क्या इसके पास कोई वास्तविक अधिकार हैं, क्या यह अपने अधिकारों का ढंग से निर्वहन कर पा रहा है, यह जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए एक संगठन बनाया गया है जिसका नाम है GANHRI, ग्लोबल अलायंस। मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं, फिर हिंदी में भी बताऊंगा। ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन, यानी कि हर देश के मानव अधिकार के लिए जो संगठन बने हैं उनका एक प्रकार का वैश्विक अलायंस, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों का वैश्विक अलायंस, ठीक है, संगठनों का वैश्विक अलायंस। तो ये एक संगठन बेटा बनाया गया है, और एक अलायंस मतलब गठबंधन, ठीक है, ये एक संगठन बनाया गया है। और ये संगठन क्या करता है, पीयर रिव्यू के माध्यम से, यानी कि पीयर रिव्यू मतलब कि दुनिया के देश जो हैं वही एक दूसरे का रिव्यू करते हैं कि भाई आपके यहां कैसा चल रहा है प्रक्रिया। तो अनेक क्राइटेरिया पर
देश जो है आपस में एक दूसरे के मानव अधिकार आयोगों को जज करते हैं कि भैया इनके यहां मानव अधिकार आयोग जो है बने हुए हैं, या जो भी मानव अधिकार का संगठन हो, नाम अलग अलग हो सकते हैं, क्या वो संगठन ठीक से बने हैं, क्या वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं, क्या उनके पास इतनी क्षमता है कि वो देश में मानव अधिकारों की रक्षा कर पाए। तो इसके लिए क्या किया गया है, एक पेरिस समझौता है, उस पेरिस समझौते में 6 चीजों पर सहमति है, उन 6 आधारों पर जज किया जाता है। इसके जो पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर जज किया जाता है, वो एक पेरिस समझौता किया गया था। पेरिस समझौते के आधार पर ऐसे 6 पैरामीटर्स जो हैं, ऐसे 6 मानदंड स्थापित किए गए हैं जिस पर इसको मापा जाता है, जिस पर इसको देखा जाता है। वो क्या है? सबसे पहले तो भैया आपके यहां जो मानव अधिकार आयोग बना है उसके पास अधिकार और योग्यता है या नहीं है, कि वो अधिकार और योग्यता, मतलब आप ऐसे ही किसी बिल्कुल अयोग्य आदमी को उसका अध्यक्ष बना दो, कुछ भी बना दो, तो ये अधिकार और योग्यता देखते हैं। दूसरा क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट, सरकार से स्वायत्तता है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि भाई सरकार जो है वही सब कुछ आपको बताएगी कि आपको क्या करना है। क्या ये मानव अधिकार आयोग जो है सरकार से स्वायत्त हैं या नहीं है। तीसरा, ये स्वायत्तता जो है क्या ये कानून और संविधान द्वारा गारंटीड है कि सरकार ने बस कह रखा है कि हां तुम स्वतंत्र हो, लेकिन वास्तविकता में हो नहीं। तो ये स्वतंत्रता जो है ये आपकी किसी कानून या संविधान से गारंटीड है या फिर नहीं है। या आपकी स्वतंत्रता जो आती है ये आपके इसके लिए, स्वतंत्रता के लिए संविधान या कानून की कोई गारंटी है या नहीं है, यह भी इसमें तीसरा पैरामीटर होता है। अगला पैरामीटर जो इसमें होता है वो ये है कि भाई सबकी भागीदारी, मतलब इसमें इंक्लूसिवनेस है या नहीं है, कि आपके देश में जितने भी वर्ग हैं सबकी भागीदारी इसमें सुनिश्चित होती है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही धर्म, जाति, लिंग के लोग जो हैं वो इसमें सम्मिलित हों, सबकी भागीदारी इसमें होती है या नहीं है। पांचवा है कि भैया संसाधन है या नहीं है। यार देखो, किसी भी संस्था को काम करने के लिए पैसा चाहिए, संसाधन चाहिए। आपने मानव अधिकार आयोग बना दिया, उसको फंड नहीं दिए। अब यार आपने उसको फंड नहीं दिए तो वो काम कैसे करेगा भाई। तो ये आपके पास संसाधन है या नहीं, आपने संगठन को संसाधन दिए हैं या नहीं। और आखिरी जो है, जांच के लिए अधिकार भी है या नहीं है, कि मान लीजिए आपने मानव अधिकार आयोग तो बना दिया, लेकिन वो किसी को बुला नहीं सकता, किसी से सवाल नहीं कर सकता, किसी को सम्मन नहीं कर सकता, उसके सम्मन को पर अगर कोई ना आए तो वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। तो कौन मानेगा यार, तो कैसे जांच करेगा। तो ये 6 पैरामीटर जो है ये पेरिस समझौते के आधार पे मानदंड जो है ये बनाए गए थे। इन 6 मानदंडों के आधार पर मानव अधिकार आयोगों की होती है जांच। अब हुआ क्या है भारत के साथ, देखिए पिछले कुछ वर्षों से भारत में मानव अधिकारों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको लेकर वैश्विक बातचीत हो रही है। यह बात हमको मानना पड़ेगा, आप उस बातचीत से सहमत हो या ना हो, आपको यह मानना पड़ेगा कि भारत के मानव अधिकार के ट्रैक रिकॉर्ड पर दुनिया भर में इस समय चर्चा तो हो रही है। खासतौर पर पश्चिमी देश जो हैं वहां पर इस बात को लेकर काफी विक्षोभ है, काफी विद्वेष है कि भारत का मानव अधिकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं है, भारत में निरंतर इसका उल्लंघन हो रहा है, धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है, मीडिया को दबाया जा रहा है, वगैरह वगैरह। तो इस कारण से बहुत सारे संगठन लगातार इस GANHRI को लिख रहे हैं कि इसमें ये रेटिंग देते हैं। तो भारत की रेटिंग हमेशा A रही है, तो ये बार बार लिख रहे हैं कि भारत की रेटिंग को A से गिराकर B कर दिया जाए। और अगर ये हुआ तो ये बहुत बड़ा झटका होगा भारत को, क्योंकि याद रखिए UN के मानव अधिकारों से जुड़े हुए बहुत सारे संगठन होते हैं, उनमें वोटिंग देने का वोट करने का, विचार देने का अधिकार केवल उन्हीं देशों को होता है जिनकी रेटिंग A है। तो अभी तक एक बार भी GANHRI ने भारत को B रेटिंग दी नहीं है। इसके पहले 2016 में ऐसा हुआ था, जब भारत के पर ये शिकायतें गई थी तो उन्होंने क्या किया था, भारत की रेटिंग निलंबित कर दी थी। भारत की रेटिंग नीचे नहीं गिराई थी, बस 1 साल के लिए निलंबित करी थी। और 2017 में दोबारा से भारत को A रेटिंग मिल गई थी। 2017 में भारत ने जो भी सुधार अपने दिखाए होंगे उसके बाद भारत को फिर से A रेटिंग मिल गई थी। लेकिन अब क्या हुआ है, पहली बार इस संगठन के इतिहास में
दो साल लगातार भारत की रेटिंग निलंबित की गई है। यानी कि इस बार भी उन्होंने भारत की रेटिंग बी नहीं की है, लेकिन 2023 में उन्होंने भारत की रेटिंग निलंबित कर दी थी कि हम भारत की रेटिंग अगले साल देंगे, अभी हम विचार कर रहे हैं। और 2024 में अभी जिनेवा में इनकी बैठक हुई, उन्होंने एक बार फिर से भारत की रेटिंग को निलंबित कर दिया है। तो यह पहली बार यह हुआ है कि भारत के मानव अधिकार आयोग की रेटिंग जो है उसको लगातार 2 साल निलंबित किया गया है। और मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा खतरा भारत के मानव अधिकार आयोग पर मंडरा रहा है, वास्तविक खतरा, कि यह रेटिंग शायद बी तक भी जा सकती है। तो अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पे हमारे लिए एक बड़ी दुखद स्थिति होगी। न सिर्फ हमारी वोट इत्यादि देने की शक्ति कम होगी, क्षमता कम होगी, बल्कि इसके अलावा हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा है उसको भी इससे काफी नुकसान पहुंचेगा। तो इसके लिए अब जो ये दूसरा रिव्यू चल रहा था उसके लिए सरकार लॉबिंग कर रही थी, लेकिन वो लॉबिंग काम नहीं आई। तो इसके लिए आवश्यक यह है कि भाई जो भी कमियां ये संगठन ने भारत के इस पूरी प्रक्रिया में बताई हैं, उन कमियों का हमको पालन करना चाहिए। जैसे आमतौर पर जो कमियां भारत को बताई गई हैं वो क्या है, भारत को इन्होंने कमियां क्या बताई हैं कि सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। एक कमी बताई है कि भारत में सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है, यानी कि सदस्य जो है आमतौर पे सरकार के पक्षधर लोगों को ही नियुक्त कर दिया जाता है। इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया जो है ये निश्चित तौर पे ये जो है ये पारदर्शी नहीं है। इसके अलावा जांच के समय यह देखा गया है, मानव अधिकार आयोग सुनवाई कर रहा है, जांच कर रहा है, और सुनवाई वाले पैनल में पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति है। तो एक आपत्ति यह जताई गई है, क्योंकि इस बात को समझिए कि आमतौर पे मानव अधिकारों के उल्लंघन की सबसे ज्यादा शिकायतें जो आती हैं वो पुलिस के खिलाफ ही आती हैं। तो ऐसे में जांच आयोग या सुनवाई के समय पुलिस अधिकारी अगर उपस्थित रहेंगे तो यार ये तो फिर उचित नहीं रहेगा, तो ये तो जांच की निष्पक्षता को प्रभावित करेगा। और तीसरी शिकायत जो की गई है वो ये भारत के बारे में है कि लैंगिक और धार्मिक अल्पसंख्यक जो हैं वो इसमें कम है। लैंगिक और धार्मिक अल्पसंख्यक जो हैं वो इसमें कम पाए गए हैं, उनका प्रतिनिधित्व इसमें कम है। तो ये 3 कमियां भारत को गिनवाई गई हैं। तो मैं मानता हूं कि भारत सरकार जो है वो मानव अधिकार आयोग की प्रक्रियाओं में सुधार करके इसके लिए सितंबर में इसका रिव्यू होगा, एक बार दोबारा रिव्यू करे और यह प्रयास करे कि हमको दोबारा से हमारे मानव अधिकार आयोग को ए रेटिंग मिले, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि जो है वो धूमिल ना होने पाए। ठीक है, आगे इसमें जो होगा मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं कि भाई कल से हमारा P2I बैच सुबह 8 बजे से शुरू हो रहा है। तो एजे लाइव कोड लगाओ 27999 में, अभी तुरंत जुड़ जाओ। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस दोनों के, मेंस के क्वेश्चंस का फीडबैक, 18 किताबें आपको रोज में आपको जो है आपके घर पहुंचेंगी। इसके अलावा अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी खर्चे के अंदर समावेशित होगा। तो आज ही आप एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकृति प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।